नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी बयां करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है दिल्ली की, उस शाम की जब भारत के दिल लाल किले के पास एक जोरदार धमाका हुआ। लेकिन यह सिर्फ एक धमाका नहीं था, ये एक ऐसी खौफनाक साजिश का पर्दाफाश था जो अगर कामयाब हो जाती तो पूरा हिंदुस्तान दहल जाता। ये कहानी है नफरत की, धोखे की और आतंक के एक ऐसे चेहरे की जिसे हम व्हाइट कॉलर टेरर या पढ़े लिखे हैवान कह सकते हैं। ये कहानी है डॉक्टर मॉड्यूल की। 10 नवंबर 2025 शाम के 6:52। दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला इलाका चांदनी चौक की रोजमर्रा की भीड़ में डूबा हुआ था। लोग काम से घर लौट रहे थे, पर्यटक घूम रहे थे और ई रिक्शा और गाड़ियां धीरे धीरे रेंग रही थीं। तभी लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक जोरदार धमाका हुआ। एक सफेद रंग की हुंडई i20 कार बम में तब्दील हो चुकी थी। धमाका इतना जबरदस्त था कि 300 मीटर दूर एक इंसान का कटा हुआ हाथ मिला। जब धूल छंटी तो मंजर दिल दहला देने वाला था। शुरुआती खबरों में 9 मौतें बताई गईं, लेकिन ये आंकड़ा बढ़कर 13 तक पहुंच गया। 31 से ज्यादा लोग जख्मी थे। मरने वाले कोई आम इंसान नहीं थे, वो हम और आप जैसे लोग थे। मरने वालों में थे 34 साल के अमर कटारिया, जो एक फार्मा बिजनेसमैन थे। 23 साल के नौमान अंसारी, जो शामली यूपी के रहने वाले थे और अपने बीमार परिवार का इकलौता सहारा थे। एक ई रिक्शा ड्राइवर जुम्मन, जिसने अपने दोनों पैर खो दिए और सिर की चोटों से दम तोड़ दिया। और 2 दोस्त, अशोक कुमार और लोकेश अग्रवाल, जो बाइक पर सवार थे और उस मनहूस गाड़ी के ठीक पीछे थे। डॉक्टरों ने बताया कि धमाका इतने करीब से हुआ था कि लोगों के कान के पर्दे, फेफड़े और अंदरूनी अंग फट गए थे। इस तबाही के पीछे था एएनएफओ, यानी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल, ओनेल, एक बेहद खतरनाक विस्फोटक जो 2000 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी और 3200 मीटर प्रति सेकंड की शॉक वेव पैदा कर सकता है। लेकिन सवाल यह था कि यह किया किसने और क्यों? जब जांच शुरू हुई तो एक खौफनाक सच सामने आया। इस कार को चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि एक सुसाइड बॉम्बर था। डीएनए जांच ने उसकी पहचान की। डॉक्टर उमर उन नबी। जी हां, डॉक्टर उमर, पुलवामा का रहने वाला, जो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में मेडिसिन पढ़ाता था। एक प्रोफेसर, एक डॉक्टर, जिसकी जिंदगी का मकसद लोगों की जान बचाना होना चाहिए था, वो दर्जनों लोगों की मौत का कारण बन गया। यूनिवर्सिटी में वो तालिबानी सोच लागू करता था। क्लास में लड़के लड़कियों को अलग अलग बिठाता था। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। जांच में जो सामने आया वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। तो उमर का ये धमाका प्लान का हिस्सा था ही नहीं। कहानी शुरू होती है 9 नवंबर को, धमाके से ठीक एक दिन पहले। जेएनके और हरियाणा पुलिस ने फरीदाबाद में एक बड़ी रेड की। इस रेड में डॉ उमर के एक साथी डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनाई को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी रेड में पुलिस को मिला 350 किलो विस्फोटक, एक क्रिंकोव असॉल्ट राइफल, 91 जिंदा कारतूस, पिस्तौल, डेटोनेटर और टाइमर। जैसे ही डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी की खबर डॉ उमर तक पहुंची, वो घबरा गया। उसे पता था कि वो अगला हो सकता है। वो तुरंत अल फलाह यूनिवर्सिटी से भागा, अपनी सफेद i20 कार में एक आईईडी लोड किया और दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर निकल पड़ा। अगले 16 घंटे वो पागलों की तरह घूमता रहा, सबूत मिटाने और निगरानी से बचने की कोशिश करता रहा। सीसीटीवी फुटेज ने उसकी पूरी कहानी कैद कर ली। बदरपुर बॉर्डर पर उसने कैश में टोल दिया और जानबूझकर सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखा। पीछे की सीट पर एक बड़ा काला बैग साफ दिख रहा था, जिसमें शायद विस्फोटक थे। धमाके से कुछ घंटे पहले उसे फैज़ इलाही मस्जिद यानी तुर्कमान गेट पर भी देखा गया। पुलिस का मानना है कि वो डिजिटल पेमेंट से बच रहा था ताकि ट्रैक ना हो सके। लेकिन 16 घंटे की इस भाग दौड़ का अंत बेहद खौफनाक हुआ। या तो घबराहट में उससे कोई गलती हुई या टाइमर गलती से दब गया और कार में रखा आईईडी समय से पहले ही फट गया। डॉ उमर की मौत तुरंत हो गई और साथ ही 12 और बेगुनाह लोग मारे गए। लेकिन ये मौतें सिर्फ एक झलक थीं उस तबाही की जो ये लोग प्लान कर रहे थे। डॉ उमर इस खेल में अकेला नहीं था।
ये एक पूरा डॉक्टर मॉड्यूल था। पढ़े लिखे सम्मानित प्रोफेशनल्स जो पर्दे के पीछे आतंक का खूनी खेल खेल रहे थे। मास्टरमाइंड था डॉ मुजम्मिल अहमद गनाई, 35 साल का, पुलवामा का, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में 3.5 साल से काम कर रहा था। इसी ने लॉजिस्टिक्स संभाला और यूनिवर्सिटी को अपने कवर की तरह इस्तेमाल किया। जनवरी में उसने लाल किले की रेकी भी की थी, शायद 26 जनवरी पर हमले के लिए। लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट था डॉ अदील अहमद राठेर, कुलगाम का। इसका काम था हथियार और विस्फोटक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। कम्युनिकेशन हेड था डॉ शाहीन शाहिद, लखनऊ का। ये फरीदाबाद और कश्मीर में बैठे हैंडलर्स के बीच एनक्रिप्टेड ऐप थ्रीमा के जरिए बात कराता था। इसने अपनी स्विफ्ट डिजायर कार में क्रिंकोव राइफल भी छिपाई थी। इनका एक क्लैरिक यानी इमाम इरफान अहमद था, शोपियां का। इसका काम था मेडिकल प्रोफेशनल्स का ब्रेन वॉश करना और उन्हें इस नेटवर्क में भर्ती करना। और एक हैदराबाद मॉड्यूल भी था जिसे डो अहमद मोहिउद्दीन सैयद चला रहा था। ये चीन से एमबीबीएस था जो शवारमा का बिजनेस चलाता था। इसे गुजरात एटीएस ने 8 नवंबर को ही पकड़ लिया था। इसके पास से 2 ग्लॉक पिस्टल, एक बरेटा हैंडगन और 4 किलो कैस्टबीन का मिक्सचर मिला, जिससे राइसिन जहर बनाया जाता है। ये आईएसकेपी और तुर्की में बैठे हैंडलर अब्बू खदीजा के संपर्क में था। ये नेटवर्क बेहद शातिर था। विस्फोटक नूह हरियाणा से खरीदे जाते, अलग अलग गाड़ियों में ट्रांसपोर्ट होते और एनक्रिप्टेड ऐप्स पर बातें होती। लेकिन ये सब क्यों? इनका असली निशाना क्या था? जब एनआईए ने डॉन मुजम्मिल के कमरे यानी बिल्डिंग 17 के रूम 13 की तलाशी ली, तो उन्हें कुछ डायरियां मिली। इन डायरियों में कोड वर्ड में एक खौफनाक प्लान का जिक्र था। टारगेट डेट 6 दिसंबर 2025, तारीख 6 दिसंबर, बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी। ये लोग इसे रिवेंज ऑपरेशन यानी बदले की कार्रवाई का नाम दे रहे थे। और प्लान क्या था? एक दो नहीं बल्कि पूरे 32 कोऑर्डिनेटेड कार बम धमाके। एजेंसियों ने 32 गाड़ियों की एक फ्लीट की पहचान की जिन्हें कार बम में बदला जा रहा था। हुंडई i20 जो 10 नवंबर को फट गई, एक लाल मारुति ब्रेजा जो यूनिवर्सिटी कैंपस से मिली, एक मारुति स्विफ्ट डिजायर जो डॉ शाहीन के नाम पर थी, एक फोर्ड इकोस्पोर्ट। इनका निशाना सिर्फ दिल्ली नहीं था। ये लोग दिल्ली एनसीआर, लखनऊ और अहमदाबाद समेत 6 से 7 शहरों में एक ही दिन, एक ही समय पर धमाके करके पूरे देश में कोहराम मचाना चाहते थे। सोचकर देखिए, अगर 9 नवंबर को हरियाणा पुलिस वो रेड नहीं करती, अगर डॉक्टर मुजम्मिल नहीं पकड़ा जाता, तो 6 दिसंबर को इस देश का क्या हाल होता? इस खुलासे के बाद देश की तमाम एजेंसियां हरकत में आ गईं। एनआईए, ईडी, दिल्ली पुलिस, यूपी एटीएस, गुजरात एटीएस, सब एक साथ जुट गए। 9 नवंबर की रेड में ही पुलिस को 350 किलो और 2563 किलो विस्फोटक 2 अलग अलग जगह से मिले, यानी कुल 2900 किलो से ज्यादा विस्फोटक। इतना कि कई शहरों को तबाह किया जा सकता था। गिरफ्तारियां शुरू हुईं। एक एक करके कई और डॉक्टर धरे गए। डॉ मोहम्मद आरिफ मीर जो कानपुर का कार्डियोलॉजिस्ट था, डॉ फारूक अहमद डार जो हापुड़ का गायनेकोलॉजिस्ट था, और अल फलाह यूनिवर्सिटी के कई स्टाफ मेंबर्स। जांच में पता चला कि ये सिर्फ घरेलू आतंक नहीं था। इसके तार पाकिस्तान यानी जैश ए मोहम्मद और तुर्की में बैठे हैंडलर उकासा से जुड़े थे। डॉ अहमद सैयद को हथियार ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भेजे गए थे। एक्शन भी हुआ। अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द कर दी गई। ईडी ने यूनिवर्सिटी की फंडिंग की जांच शुरू कर दी। और 14 नवंबर को सुरक्षा बलों ने पुलवामा में डॉ उमर उन नबी का घर गिरा दिया। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भयानक घटना बताया और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने घायलों से मुलाकात की और सख्त से सख्त सजा का वादा किया। अमेरिका ने इस हमले की निंदा की और इसे स्पष्ट रूप से आतंकवादी हमला कहा। ईरान और अर्जेंटीना समेत कई देशों ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक आतंकी हमले की नहीं है, ये एक चेतावनी है।
ये उस व्हाइट कॉलर टेरर की कहानी है जहां आतंकवादी का चेहरा अनपढ़ या गुमराह नौजवान का नहीं, बल्कि एक पढ़े लिखे, सम्मानित डॉक्टर या प्रोफेसर का है। ये लोग अपनी डिग्री, अपने प्रोफेशन और अपनी सामाजिक इज्जत को आतंक का सबसे बड़ा हथियार बनाते हैं। इन पर कोई शक नहीं करता। ये आसानी से कहीं भी आ जा सकते हैं, खतरनाक केमिकल खरीद सकते हैं और समाज के बीच रहकर ही देश के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश रच सकते हैं। 10 नवंबर का धमाका एक त्रासदी था जिसमें 13 बेगुनाहों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन 9 नवंबर की वो एक रेड, हमारी एजेंसियों की वो एक कामयाबी, जिसने ऑपरेशन 6 दिसंबर को होने से रोक दिया और देश को एक अनगिनत मौतों के सिलसिले से बचा लिया। आज जांच जारी है, खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि इस नेटवर्क के कई और चेहरे अभी भी बाहर हो सकते हैं। सवाल यह है कि क्या हम अपने आसपास मौजूद इन पढ़े लिखे नकाबपोशों के पीछे छिपी नफरत को पहचानने के लिए तैयार हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।